A very lovely good morning to all of you. I hope you all are fine. Today I am here to continue the chapter 2 on the trial of the earliest people from your book History. So let's start. चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। आज हम पढ़ेंगे उन अर्लीस्ट पीपल के बारे में जो अपनी जगह को चुनते थे अपने रहने के लिए। लुक एट मैप टू बिलो। आपको एक मैप यहाँ पे शो हो रहा है, आपको इसे देखना है। All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers. Hunter-gatherers lived in many more places, only some are shown on the map. Many sites were located near sources of water such as rivers and lakes. यहाँ पे जो आपको रेड ट्रायंगल में ये जो जगह दिखाई जा रही है, यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ एविडेंस, कुछ सबूत ऐसे उनको मिले थे जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पे हंटर गैदरर्स रहा करते थे। ये बहुत कम जगह अभी यहाँ पे शो की गई है और जो यहाँ पे ज़्यादातर जो जगह है वो नियर सोर्सेज ऑफ वाटर थी, जैसे नियर ऑफ द लेक, नियर ऑफ द रिवर्स। As stone tools were important, many people tried find places where good quality stone was easily available. बहुत जो हम जानते हैं जैसे कि पत्थर के बने हुए जो औजार थे वो बहुत ज़रूरी थे उस वक्त, तो लोग जो हैं वो ऐसी जगह को ढूंढते थे जहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टोन मिल सके। Places where stone was found and where people made tools are known as factory sites. जिन जगहों पे ऐसे पत्थर मिलते थे और जो लोग उनसे वो औजार बनाते थे उस जगह को फैक्ट्री साइट्स कहा जाता था। हाउ डू वी नो वेयर दीज फैक्ट्रीज वर। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये फैक्ट्रीज कहाँ होती थी। यूजुअली वी फाइंड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन, tools that were made and perhaps discarded because they were not perfect, and chips of waste stone left behind at these sites. अब जैसे कि जब वो औजार बनाते थे तो कुछ पत्थर ऐसे होते थे जो ख़राब हो जाते थे, तो वो वहाँ पे पाए गए। कुछ पत्थरों के जो ब्लॉक्स थे वो वहाँ पाए गए। कुछ जो औजार थे वो जो ख़राब हो जाते हैं बनाते वक्त वो वहाँ पे कुछ पाए गए, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता चला कि वो एक फैक्ट्री साइट्स है। समटाइम्स पीपल लिव्ड हेयर फॉर लॉन्गर स्पेल्स ऑफ टाइम। कभी कभी लोग यहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक भी रहा करते थे। इस साइट को हैबिटेशन कम्स फैक्ट्री साइट्स कहा जाता है। इफ़ यू हैड टू डिस्क्राइब द प्लेस यू लिव इन, विच ऑफ द टर्म्स वुड यू चूज़। अगर आप जहाँ रह रहे हैं, अगर आपको उसे किसी टर्म में चूज़ करना हो तो आप उसे किस तरह से चूज़ करेंगे। हैबिटेशन, फैक्ट्री, हैबिटेशन कम फैक्ट्री और एनी अदर। भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, सम साइट्स नोन एज हैबिटेशन साइट्स। भीमबेटका में जो मध्य प्रदेश में है अभी, उस साइट्स को हैबिटेशन साइट्स कहा जाता था। आर प्लेसेस वेयर पीपल लिव्ड, जहाँ पे लोग रहा करते थे। दीज इंक्लूड्स केव्स एंड रॉक शेल्टर सच एज वन शोन हेयर। आपको यहाँ पे एक पिक्चर शो भी हो रही है, इसको हैबिटेशन साइट्स हम कह सकते हैं। दीज इंक्लूड्स केव, यहाँ पे गुफाएं होती हैं और रॉक के शेल्टर्स होते हैं पत्थरों से बने हुए। पीपल चूज दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन, हीट एंड विंड। लोग इस तरह की जो जगह है वो इसलिए चुनते थे क्योंकि उनको बारिश से बचना होता था, गर्मी से बचना होता था, हवा से बचना होता था, तेज़ आंधी से बचना होता था। Natural caves and rock shelters are found in the Vindhyas and the Deccan Plateau. These rock shelters are close to the Narmada Valley. Can you think of why people choose to live here? अब आप जैसे ये पिक्चर देख रहे हैं, ये एक हैबिटेशन साइट है। यहाँ पे लोग इसलिए रहा करते थे क्योंकि ये एक रॉक शेल्टर है और यहाँ रहने से उन्हें विंड से वो बच सकते हैं, हीट से वो बच सकते थे और रेन से भी बच सकते थे। साइट्स क्या होती हैं। साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा वर फाउंड। साइट्स वो जगह है जहाँ पे बची हुई चीज़ें मिलती थी, जैसे कोई टूल्स, कोई पॉट्स, कोई मटका, कोई बिल्डिंग, ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। ये बनती हैं, जो लोग जो यहाँ पे रहते थे वो
कोई अपनी यूज़ की गई चीज़ जब छोड़ देते हैं तो ये उस तरह से बनाई जाती हैं. दीज में बी फाउंड on the surface of the earth, buried under the earth, or sometimes even underwater. You will learn more about different site in later chapters. अब हम ये दूसरे chapters में भी पढ़ेंगे कि ये जो अक्सर पाई जाती हैं ये ज़मीन के ऊपर भी होती हैं, अर्थ के ऊपर, अर्थ के नीचे, अंडर द अर्थ, और समटाइम्स अंडर वाटर, ये पानी के अंदर भी पाई जा सकती हैं. Now we will study making stone tools. Stone tools were probably made using two different techniques. जो stone tools होते हैं वो दो टेक्निक से बनाए जाते हैं. First is called stone on tool stone. Here the pebble from which the tool was to be made, also called the core, was held in one hand. अब जैसे कि हम जानते हैं कि पहले जो इसका स्टेप है वो है स्टोन पे स्टोन बनाकर उसको स्टोन टूल बनाना. यहाँ पे क्या किया जाता है, एक हाथ में एक पेबल, एक पत्थर लिया जाता है जिससे वो औजार बनाया जाएगा. अनदर स्टोन विच वॉज यूज्ड एज अ हैमर, एक स्टोन को एक हैमर की तरह उसे इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे हाथ में रखा जाता है एक हथौड़े की तरह. द सेकेंड स्टोन वॉज यूज टू स्ट्राइक ऑफ फ्लेक्स फ्रॉम द फर्स्ट. अब एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे मारा जाता है, उसे पटका जाता है, टिल द रिक्वायर्ड शेप वॉज ऑब्टेन, जब तक हमें उस दूसरे पत्थर से वो शेप ना मिल जाए. देन सेकेंड स्टेप इज प्रेशर flaking. Here the core was placed on a firm surface. The hammer stone was used on a piece of bone or stone that was placed on the core to remove flakes that could be shaped into tools. अब उसमें कुछ ऐसे फ्लेक्स, ऐसे कट्स उनको लगाए जाते हैं जिससे जो वो शेप है वो प्रॉपर आ जाए. तो वो जो एक स्टोन होता है उसको ऐसे यूज़ किया जाता है एक लकड़ी के एक हड्डी के पीस की तरह, जिससे वो जो कोर है, जो उसका जो एक एक पार्ट है उसको शेप दी जाए. अब जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे शेप दी जा रही है. हाउ स्टोन टूल्स वर मेड, आप देख सकते हैं. वन ऑफ द टू टेक्निक्स इज शोन इन द इलिस्ट्रेशन. एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे पटका जा रहा है लाइक अ हैमर, ताकि वो जो दूसरा स्टोन है वो एक स्टोन टूल की शेप ले सके. फाइंडिंग आउट अबाउट फायर. अब हम ये जानेंगे कि अर्लीस्ट पीपल, हमें कैसे पता चला कि अर्लीस्ट पीपल भी फायर यूज़ करते थे. फाइंड द कर्नूल केव्स ऑन मैप 2. ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हेयर. जो कर्नूल की केव्स थी वहाँ पे कुछ ऐसे अंश मिले एशेस के, राख मिली, जिससे ये पता लगाया जा सका कि जो वहाँ के लोग थे वो भी जो फायर थी, जो आग थी, उसके यूज़ में थे. फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स. जैसे कि हम जानते हैं कि आग के बहुत सारे यूजेस हैं. हम उसे लाइट की तरह यूज़ कर सकते हैं, हम उसे खाना बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. और जो अर्लीस्ट पीपल थे वो उसे जो जंगली जानवर थे जो उनकी जान पे ख़तरा हो सकते थे उसको दूर भगाने के लिए भी यूज़ करते थे. अ चेंजिंग इन्वायरमेंट. अब हम पढ़ेंगे बदलता हुआ जो वातावरण है उसके बारे में. अराउंड 2000 ईयर्स अगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस. करीब 12,000 साल पहले जो वहाँ का जो क्लाइमेट था उसमें एक मेजर चेंजेस, एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज आया. इन मैनी एरियाज दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड. काफ़ी जो एरिया थे वो ग्रासलैंड के लिए काफ़ी डेवलपमेंट रही उनकी. दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटेलोप, गोट, शीप एंड कैटल, दैट इज़ एनिमल्स दैट सर्वाइव ऑन ग्रास. जो ये बदलता हुआ वातावरण हुआ, इससे जो संख्या थी हिरन की, बकरी की, भेड़ की, कैटल्स की, इनकी जो संख्या थी वो बढ़ गई. और जो एनिमल्स थे जो ग्रास पे रहते थे, वो जो सर्वाइव करते थे ओनली डिपेंड ऑन ग्रास और प्लांट्स, उनकी भी संख्या बढ़ गई. दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नॉट नाउ फॉलोड देम, learning about their food habits and their breeding seasons. अब जो लोग
उनकी शिकार करते थे, अब उन्हें उनको फॉलो करना था, उनको ये पता लगाना था, ये उनके बारे में जानना था कि उनकी जो फूड हैबिट्स होती हैं वो कैसी होती है. इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रेयरिंग दिस एनिमल्स देमसेल्व्स. अब ये उनको ये जानने में उनकी मदद हुई उन लोगों की कि किस तरह से उनको चराया जा सकता है, किस तरह से उनको जैसे भेड़ बकरियां होती हैं उनको घास में चराया जाता है, ये उनको पता चला कि एनिमल्स का ऐसा भी यूज़ किया जा सकता है. फ़िशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट. फ़िशिंग जो है, जैसे मछलियाँ पकड़ने का जो एक जीवन यापन करते हैं लोग इसके सहारे, वो भी उनको इम्पॉर्टेंट लगा उस टाइम. दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम when several grain bearing grasses including wheat, barley and rice grew natural in different parts of the subcontinent. और यही वो टाइम था जब लोगों को ये बात इम्पॉर्टेंट लगनी शुरू हो गई कि बहुत सी ऐसी बहुत से ऐसे अनाज हैं जो सब उपमहाद्वीपों में डिफरेंट जगहों पे उगाए जा सकते हैं. जैसे वीट है, गेहूँ है, बार्ले है, चावल है, इनकी खेती की जा सकती है. Men, women and children probably collected these grains as food and learned where they grew. अब धीरे धीरे जो आदमी थे, जो औरतें थी, जो बच्चे थे, उन्हें धीरे धीरे ये बात पता चली कि ये जो अनाज है वो एज अ फूड ये यूज़ कर सकते हैं, और उन्हें ये बात भी पता चली कि वो ये सब कहाँ उगा सकते हैं. एंड व्हेन दे राइट, उन्हें ये भी पता चला कि कब ये पकते हैं और कब ये खाने लायक हो जाते हैं. दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन. ये उनको इस चीज़ से उनकी ये हेल्प हुई कि उन्हें ये सोचने पे वो मजबूर हो गए कि उन्हें ये बात पता चल गई कि ग्रोइंग प्लांट्स, अगर वो चाहें तो वो खुद भी प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं और उन्हें एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं. I hope you all understand these topics. We will continue this topic in next class. Thank you, students.